अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी टर्म के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डेफिनेशन वाइज जाएंगे। सॉल्युबिलिटी रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमें 1 ग्लास ऑफ वाटर दिया है, सपोज यहाँ पे 1 ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या दिया है हमें, गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। यहाँ पे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 ग्लास है। तो हमें क्या करना है, इसमें सपोज हमने शुगर ऐड कर दिया, शुगर को हम ऐड करते जाएंगे इसमें, और जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर इसमें डिजॉल्व हो जाएगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी बताएगा। सपोज हमने 1 स्पून शुगर डाला, वो पूरा इसमें डिजॉल्व हो गया, फिर डालेंगे सेकेंड स्पून, फिर डालेंगे थर्ड स्पून शुगर। अगर ये तीनों भी 3 स्पून ऑफ शुगर टोटली इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4th स्पून शुगर इसमें ऐड करेंगे। अगर वो प्रॉपरली डिजॉल्व नहीं होता, वो सेटल डाउन होता है इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, इस वाटर की शुगर को डिजॉल्व करने की सॉल्युबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, 3 स्पून तक ही है। इस तरह से हमें क्या लेना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेना है। जितना सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व हो सकता है उतना डिजॉल्व करना है और उसको देखना है, और उसको बोलेंगे हम उसकी सॉल्युबिलिटी। अगर हम, और ये जो प्रोसेस है हमें क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे करना है। यहाँ पे दिया है हमें क्या बनाना है, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Solubility refers to the maximum amount of solute that can dissolve in a given quantity of solvent at specific temperature to form a saturated solution. Saturated solution हम कैसे बनाते हैं, उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम डिजॉल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। इसीलिए हमें इसकी हीट बढ़ा के, अदरवाइज इसमें हीट ऐड करके कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाना है। इसका जो शुगर को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी है उसको नहीं बढ़ानी है, हमें ये सब प्रोसीजर रूम टेम्परेचर पे करना है। अगर हमें इसको मेजर करना है, इट इज़ टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर लीटर। अगर सॉल्युबिलिटी को हमें कंसीडर करना है तो हम कैसे बोलते हैं उसको, ग्राम्स पर लीटर में लेते हैं। ग्राम्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में लेना है, ग्राम्स में, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन सॉल्यूशन इन द लीटर्स। जो हमारा टोटल ये शुगर ऐड करने के बाद जो ये सॉल्यूशन बनेगा वो लीटर में हमें लेना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये रेशियो रहेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो क्या होता है, वो रेशियो होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का। इसका रेशियो लेंगे तो हमें कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, मतलब सॉल्युबिलिटी मिलती है। हमने अभी देखा सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन से टाइप का हमने यूज़ किया है एंड सॉल्वेंट, इसके ऊपर इसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड होती है। When two substances are similar, they can dissolve in each other. अगर हमने दोनों भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सिमिलर नेचर का लिया है तो वो इजीली सॉल्यूशन बना सकते हैं, इजीली डिजॉल्व होके सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है पोलर सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अगर दोनों भी पोलर है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो जल्दी से वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। बट अगर हमने पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्यूट, पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तो वो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होंगे, वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्यूट लिया तो नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, पोलर सॉल्यूट लिया तो पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, मतलब दोनों का नेचर सेम चाहिए तो वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे रूल लिखा है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, टू लिक्विड डिजॉल्व्स इन ईच अदर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर अलाइक इन पोलरिटी। पोलरिटी मतलब क्या, उसमें जो पार्शियली पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज बनता है वो बनाने की टेंडेंसी उनकी क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, मतलब पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, दोनों भी पोलर चाहिए, अदरवाइज दोनों भी नॉन पोलर होना चाहिए।
नेक्स्ट देखेंगे आयोनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी। आयोनिक कंपाउंड किस में जल्दी से डिजॉल्व हो जाएंगे, तो वो पोलर सॉल्वेंट में। क्यों? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट की भी टेंडेंसी होती है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वो भी बनाते हैं, चार्जेस वो बनाते हैं। इसीलिए जो आयोनिक कंपाउंड्स है वो पोलर कंपाउंड्स में जल्दी से डिजॉल्व हो जाएंगे इन एज कंपेयर टू द नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें आपको देखना है कि पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व होते हैं एंड पोलर सोल्यूट जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो इसमें एग्जांपल देखेंगे। पोलर सोल्यूट अगर लिया हमने इथेनॉल, तो वो क्या होता है, डिजॉल्व होता है पोलर सॉल्वेंट में जो कि है वाटर, बट वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है, इनसॉल्युबल है। फिर नेक्स्ट देखेंगे नॉन पोलर सोल्यूट लिया, कोलेस्ट्रॉल लिया हमने, तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि नॉन पोलर उसका नाम ही है, उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा, तो वो ऑब्वियसली पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा। इसीलिए वो सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन। यहाँ पे टेबल में एग्जाम्पल भी दिया है, ये कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व इन द बेंजीन, दोनों भी नॉन पोलर है। फिर है आयोनिक सोल्यूट लिया हमने NaCl, सोडियम प्लस बनाता है, क्लोरीन माइनस चार्ज होता है उस पर, वो ये कौन सा सोल्यूट है, आयोनिक सॉलिड है, आयोनिक कंपाउंड है। और ये आयोनिक कंपाउंड जो है पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल है। तो आयोनिक कंपाउंड कौन सा, NaCl, इट कैन डिजॉल्व इन द वाटर, वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट है, बट इट इज इनसॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। आपके टेक्स्ट बुक में एक कैन यू टेल में क्वेश्चन पूछा है, व्हाई नैफ्थेलिन डिजॉल्व्स इन बेंजीन बट नॉट इन वाटर। इसमें आपको आंसर लिखना है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, नैफ्थेलिन क्या है, नैफ्थेलिन इज नॉन पोलर, तो वो किस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा, इजीली नॉन पोलर सॉल्यूशन में। तो बेंजीन एंड वाटर में कौन सा नॉन पोलर है, बेंजीन इज द नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नैफ्थेलिन बेंजीन में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, बट वाटर में क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाटर ये पोलर सॉल्यूशन है, इसीलिए नैफ्थेलिन वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। और ये इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, नैफ्थेलिन डिजॉल्व्स इन बेंजीन बट नॉट इन वाटर because of the like dissolves like principle. Naphthalene and benzene are both non-polar while water is polar. फिर एक पॉइंट ऐड करना है आपको, solute tends to dissolve in solvent with similar intermolecular forces। और ये ऐसा क्यों होता है, polar dissolves in polar, non-polar dissolves in polar because of the intermolecular forces। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी पे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का कौन सा भी नेचर हो सकता है, सॉल्यूट गैसियस भी हो सकता है, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे, अगर हमने सॉल्यूट लिया गैसियस स्टेट का, तो उसका क्या टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट हो जाएगा एंड वो किस तरह से डिजॉल्व हो जाएगा लेस अमाउंट में और मोर अमाउंट में। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लेना है। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस डिजॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोल्ड ड्रिंक ये बहुत ठंडा होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। अगर हमने ठंडा कोल्ड ड्रिंक तुरंत बॉटल हमने ओपन कर दिया तो क्या होता है, उसमें से कोल्ड ड्रिंक बाहर आके गिरता है विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उसके बबल के जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं उसके साथ थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक भी बोतल के बाहर आ जाता है। बट वही कोल्ड ड्रिंक का बोतल अगर हमने क्या किया, 1 आवर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दिया एंड फिर हमने उस बोतल को ओपन कर दिया, तो अब क्या होता है, उसमें से कोल्ड ड्रिंक कोई भी बाहर स्प्लिट नहीं होता है, कोई भी बबल्स नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, उस कोल्ड ड्रिंक का क्या हुआ, अभी रूम टेम्परेचर पे आने की वजह से टेम्परेचर जो है वो उसका इंक्रीज हो गया। पहले वो फ्रिज में था तो उसका टेम्परेचर था लो, अब हमने उसको बाहर रखा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, उसमें जो गैस
सॉल्युबल था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी टेम्परेचर का इफेक्ट है गैशियस टेम्परेचर का जो इफेक्ट है गैशियस को डिसॉल्व करने में, तो वो क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैसेस कम डिसॉल्व होते हैं, एंड टेम्परेचर अगर कम होता है तो गैसेस ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं। ऐसा क्यों होता है? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सोल्यूट गैसेस, उसमें जो सोल्यूट गैसियस स्टेट में है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड इसकी वजह से वो गैस मॉलिक्यूल्स जल्दी से एस्केप हो जाते हैं सोल्यूशन में से। इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो गैसियस सॉल्यूट है वो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बट सॉलिड के केस में क्या होता है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। हमने शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया था पहले। अगर हम उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर शुगर को डिसॉल्व करें 1 ग्लास वाटर में, तो एटलीस्ट 3 स्पून वो इजीली डिसॉल्व करेगा। 4th 5th स्पून डालेंगे तो क्या हो जाएगा, शुगर जो है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। बट अगर हम उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पॉसिबल है कि उसमें 6 स्पून तक भी शुगर जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। मतलब क्या, सॉलिड का अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जब हम सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं उस टाइम अगर हमने सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होता है, सॉलिड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में सॉल्युबल होता है उसमें सॉल्वेंट में। इसीलिए हम यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या देखेंगे, solubility of the solid in liquid increases as we increase the temperature। बट इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे देखेंगे उसके एग्जाम्पल अब हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी में ये सेकेंड पॉइंट है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है उसको देखेंगे। फॉर द सॉलिड्स इंक्रीजिंग टेम्परेचर generally increases the solubility. For the gases, increasing temperature often decreases the solubility. इसको देखेंगे पहले। For the solids, solid में क्या होता है, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो solubility भी इंक्रीज हो जाती है। फिर से वही एग्जाम्पल लेंगे, 1 ग्लास ऑफ वाटर और इसमें हमने क्या किया था, 3 स्पून शुगर ऐड कर दिया था तो वो इजीली इसमें डिसॉल्व हो गया था। बट 4th स्पून पे क्या हुआ था, जो शुगर है वो वाटर में सेटल डाउन हो गया था, वो डिसॉल्व नहीं हुआ था। फिर अगर हम इस सॉल्यूशन को अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये 4th स्पून जो है इसमें इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द सॉलिड केसेस इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। जो हमने अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो शुगर का इसमें जो डिसॉल्व होने का कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट गैसियस स्टेट के लिए इसके रिवर्स होता है, इसके अपोजिट होता है। मतलब क्या, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफन डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी, गैसियस की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे कोल्ड ड्रिंक का। अगर हमने कौन सा भी कोल्ड ड्रिंक का बोतल जस्ट फ्रिज से निकाला एंड ओपन कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड के एफोर्वेंसेस से उसके साथ थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक भी उसमें से बाहर आ जाएगा बोतल के बाहर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की एट द लो टेम्परेचर वो ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी हमने कोल्ड ड्रिंक को बाहर निकाला है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, वो रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होता है। तो इसीलिए क्या, उसकी सॉल्युबिलिटी अभी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड अभी कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। फिर क्या करना है हमें, और एक सेम टाइम पे दूसरा कोल्ड ड्रिंक का बोतल निकालना है। पहला तुरंत ओपन करना है और दूसरा हमें ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखना है, रूम टेम्परेचर तक आने तक दूसरे बोतल को भी बाहर रखना है। और फिर हमें क्या करना है, अराउंड अबाउट द 1 आवर उस बोतल को फिर से ओपन करना है जो हमने रूम टेम्परेचर तक आने के लिए रखा था। फिर क्या हो जाएगा, अगर हम वो बोतल ओपन करते हैं तो कोई कोल्ड ड्रिंक उसमें से बाहर स्प्लिट नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो डिसॉल्व हो गया था कार्बन डाइऑक्साइड उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि
उस कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया टेम्परेचर। उसका 0 डिग्री था पहले हमने जब भी निकाला था फ्रिज से, तो बाहर रखने पे वो रूम टेम्परेचर पे आ गया, अराउंड द 25 डिग्री सेल्सियस हो गया उसका टेम्परेचर। तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हुआ था उसका अमाउंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसीलिए अब कोई इफरवेंसेस उस बोतल में से बाहर नहीं आएंगे, अदरवाइज कोल्ड ड्रिंक भी बाहर नहीं आएगा। तो ये हो गया फॉर द गैसेस इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफन डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। अगर गैसियस स्टेट लेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ले चैटरलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर अगर हम रिएक्शन का चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, देखते हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रिएक्शन का, इसका मतलब क्या, हम अगर रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कौन से टाइप का रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कोई रिएक्शन में अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट के साथ तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द ले चैटरलीज प्रिंसिपल, अगर हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम अटेंड करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है प्रोडक्ट के साइड में, अगर हमने रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसमें क्या देखना है आपको, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है, देखो टेम्परेचर का इफेक्ट दिया है। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो ये कौन सा रिएक्शन फेवर करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि हम इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं, हीट को यूज कर रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो हीट को अगर यूज कर रहे हैं तो इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो हीट है वो यूटिलाइज हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट कोई प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वो मुझे कैसे पता चला, इस रिएक्शन में जो कार्बन प्लस O2 इट गिव्स CO2, इस रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे लिखा है। इससे हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट साइड का जो टेम्परेचर है वो कम है, एंड ये प्रोडक्ट साइड का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये कौन सा रिएक्शन, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का क्या होगा, वो जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जिस साइड में हीट रहता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन रहता है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, हीट को एब्सॉर्ब कर लेगा, एंड ये फिर से कार्बन प्लस O2 को प्रोड्यूस कर देगा। तो इसीलिए इसका इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, एंड ये इसका इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द ले चैटर्जीज प्रिंसिपल। ये क्या होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू द ले चैटर्जीज प्रिंसिपल, टेम्परेचर को अगर हमने देखना है टेम्परेचर का इफेक्ट, तो क्या होता है, इसमें जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को प्रिफर करता है, मतलब उसको फॉलो करता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट एब्सॉर्ब होता है, जिस साइड में हीट एब्सॉर्ब हो रहा है उस साइड से जो भी रिएक्शन है अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाता है। सपोज हमने रिएक्टेंट साइड का अगर हमने हीट बढ़ा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा इसका रिएक्शन, और अगर प्रोडक्ट साइड में हीट है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम इसको मेंटेन करना है। रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का जो इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर है, वो इक्वल करना रहता है इस रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन को, अकॉर्डिंग टू द ले चैटर्जीज प्रिंसिपल। तो इसमें क्या करता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन उस रिएक्शन को फेवर करता है जो एंडोथर्मिक है, एंड अपना इक्विलिब्रियम है अकॉर्डिंगली वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अदरवाइज लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करता है।
आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पे आपको ये ग्राफ दिया है, वेरिएशन ऑफ सॉलिबिलिटीज ऑफ सम आयोनिक सॉलिड्स एंड विद द टेम्परेचर। आयोनिक कंपाउंड की आपको सॉलिबिलिटी दी है एंड उसका ग्राफ दिया है विद द टेम्परेचर। अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करें तो हमें इसमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, आयोनिक बॉन्ड को। जितना इस आयोनिक कंपाउंड का आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा उतनी उनकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम क्लोराइड को, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। इनके अगर हम बॉन्ड की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल क्या है, जो कैटायन है इनका साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। बट यहाँ पे कैटायन कौन सा है, सोडियम, सोडियम दोनों में भी सेम है। तो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एनायंस। जितना एनायन का साइज छोटा है उनका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड। एंड जितना एनायन का साइज लार्ज होगा, आयोनिक बॉन्ड वीक होगा एंड वो जल्दी से सॉल्युबल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका अगर ट्रेंड देखेंगे साइज का, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इन एटम्स का साइज जो है इंक्रीज होता जाता है। तो इसकी वजह से जो आयोनिक बॉन्ड बनेगा इनका कैटायन के साथ, कौन से भी कैटायन के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड बनता जाएगा साइज के अकॉर्डिंग। अगर साइज इनका लार्जर साइज है तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड, एंड वो जल्दी से सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में और कौन से भी सॉल्यूशन में। तो अगर हम सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम क्लोराइड में कंपेयर करेंगे तो किसका, कौन से कैटायन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का साइज, एटॉमिक साइज जो है वो लार्जर है देन द क्लोरीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ग्राफ में भी सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का साइज जो है वो ब्रोमीन से क्या है, छोटा साइज है, इसीलिए इसका एटॉमिक साइज छोटा है, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी विद द टेम्परेचर क्या है, कम है। तो इसीलिए ये ग्राफ में भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। एंड अगर हम सोडियम ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी दिखा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा इस ग्राफ में ऊपर। आपको यहाँ पे इसका रेंज नहीं देखना है, या अदरवाइज ये भी स्केल आप मेंटेन नहीं किया तो भी चलेगा। डायरेक्टली आपको यहाँ पे जस्ट सिंपल ग्राफ आप दिखा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिखा दिया आपने सोडियम क्लोराइड का। तो फिर आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि सोडियम ब्रोमाइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा। तो आपको इसका ग्राफ ऊपर दिखाना है। इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड के बारे में हो गया। अभी पोटेशियम क्लोराइड का भी वही रूल आपको यूज़ करना है। सोडियम से पोटेशियम का क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है बड़ा होता है, तो इसकी वजह से इसका भी सोडियम क्लोराइड के ऊपर ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ में सोडियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड का साइज जो है कैटायन का बड़ा होता है, तो इसीलिए वो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा दिखाएगा विद द टेम्परेचर। तो यही दिया है आपको इस ग्राफ में, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaBr, NaCl एंड पोटेशियम क्लोराइड चेंजेस स्लाइटली विद द टेम्परेचर। बट इन तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे इनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा ही इसमें वेरिएशन दिखाते हैं विद द टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट में आपको दिया है सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम ब्रोमाइड इंक्रीजेस एप्रिशिएबली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनकी जो इन आयोनिक कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सारे कंपाउंड्स जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हम जो भी हीट प्रोवाइड करते हैं वो सारा यूज़ हो जाता है, तो इसीलिए उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट में देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट सोडियम सल्फेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों होता है, इन सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि ये जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक मतलब जब भी हम सोडियम सल्फेट को डिसॉल्व करते हैं तो इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और अगर हम इसमें और हीट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट हो जाएगा
एंड इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी में थर्ड पॉइंट रहेगा प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट देखना है हमें सॉल्युबिलिटी पे। बट अगर हमने सॉल्यूट एज ए सॉलिड लिया तो क्या होता है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है प्रेशर का। तो हमें इसका स्टडी करना है रिलेटेड विद द गैशियस सॉल्यूट जो होता है उसके बारे में हमें स्टडी करना है, ये कैसे रिलेटेड होते हैं प्रेशर से। तो अगर गैशियस का डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटी हमें देखना है इन द सॉल्यूशन, तो क्या होता है, ये इंक्रीज होता है एज वी इंक्रीज द प्रेशर। मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी अगर हमने एस लेटर से डिनोट की तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रेशर। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अगर सॉल्युबिलिटी हाई है इसका मतलब उस सॉल्यूशन का प्रेशर भी क्या है, प्रेशर जो है वो भी हाई है। एंड अगर हमने प्रेशर अगर डिक्रीज कर दिया तो इसका मतलब है सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो भी क्या है, लो है। अगर एग्जांपल लेंगे हम कोल्ड ड्रिंक का, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर हमें स्टडी करना है, प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी हमें बस रिलेट करनी है। जब इसमें क्या प्रेशर हाई रहता है कोल्ड ड्रिंक के बोतल में, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है उसमें उसका अमाउंट भी ज़्यादा होता है। जब भी हम बोतल का कोल्ड ड्रिंक के बोतल को ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है, जो भी प्रेशर होता है उस लिक्विड पे वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इवॉल्व हो जाता है जैसे ही हम बोतल को ओपन करते हैं, एंड उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इट स्टेट दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, S is directly proportional to P और S is equal to KH into P। ये S और KH P क्या है, ये जो नोटेशन है किसके लिए यूज किए गए हैं इसको देखेंगे। Where S is the solubility of the gas in moles per liter। solubility S is the solubility of gas और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, मोल्स पर लीटर में। फिर P किसके लिए दिया है, प्रेशर के लिए। P क्या डिनोट करता है, प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस इन, और इसको मेजर करने का यूनिट क्या है, बार है। एंड द KH क्या है, KH इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अगर इस हेनरीज लॉ कांस्टेंट का हमें यूनिट निकालना है, हम इसको कैसे मेजर करते हैं, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, KH के लिए शिफ्ट कर लेंगे, S बाई P आ जाएगा। तो S क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है, और इसका यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर। और प्रेशर हम किस में मेजर करते हैं, बार में। तो ये जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मोल्स पर लीटर पर बार, ये यूनिट आ जाएगा हेनरीज कांस्टेंट का। अगर हम कुछ गैसेस की सॉल्युबिलिटी देखेंगे विद द प्रेशर, तो यहाँ पे ग्राफ दिया है आपको, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दी है आपको हेलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की विद द प्रेशर। प्रेशर के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, यहाँ पे दिया है। जो हेलियम की जो सॉल्युबिलिटी है वो लेस सॉल्युबल है देन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये हेनरीज लॉ जो एप्लीकेशंस है उसमें इसका यूज आ जाएगा। आपको याद रखना है हेलियम की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है नाइट्रोजन से, एंड ऑक्सीजन की सबसे कम है।
ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है, सॉल्युबल होता है, वो जो है सबसे कम डिजॉल्व होता है प्रेशर के साथ। तो ये ग्राफ दिया है आपको, इसको आप याद रखना है, और ये होता है हेनरीज लॉ। अब देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है, हमने कैसे स्टेट किया था, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सॉल्युबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, बस गैसियस के लिए, गैसियस के लिए ये एप्लीकेबल है। तो हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन मतलब क्या, यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जो बिहेवियरेज है, बिहेवियरेज फॉर्म करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, कार्बोनेटेड बिहेवियरेज जो होते हैं, उनमें इसका यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, प्रेशर को इंक्रीज करके क्या करते हैं, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व किया जाता है और इसमें हाई प्रेशर रखा जाता है। तो इस तरह से गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, वो हाईली सॉल्युबल हो जाता है विद द इंक्रीज इन प्रेशर। डीप सी डाइविंग में देखेंगे हेनरीज लॉ कैसे एप्लीकेबल है। जो सी डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी वो वाटर में जाते हैं, डाउन द वाटर, तो क्या होता है, वो एक सिलेंडर कैरी करते हैं और उस सिलेंडर में क्या भरा होता है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है। और अगर ये सिलेंडर लेके वो डीप इन द वाटर जाएंगे, सपोज यहाँ पे मैं वाटर दिखा देती हूँ, तो जैसे ही ये वाटर में डीप जाएंगे तो इसका प्रेशर, वाटर का प्रेशर जो है बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा उनके ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो जाएगा एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा ब्लड में। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब भी वो ऊपर की तरफ आ रहे होंगे वो सी डाइवर्स, तो क्या हो जाएगा, वो नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व, हमने क्या पढ़ा था, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो गैस डिसॉल्व ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गैस भी कम डिसॉल्व होगा। तो जब भी ये ऊपर की तरफ आ रहे बॉटम से, सरफेस पे आते ही जो डिसोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है ब्लड से जो नाइट्रोजन है वो रिलीज हो जाएगा, और ये रिलीज होते टाइम उसमें ब्लड में क्या करता है, वेन्स में ऐसे बबल बना देता है ये नाइट्रोजन गैस। तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है, ब्लड बबल्स कैन ब्लॉक द ब्लड वेसल्स। इस नाइट्रोजन के बबल्स की वजह से ये क्या कर सकता है, ब्लॉक द ब्लड वेसल्स, लीडिंग टू द पेनफुल सिम्टम्स, joint pain, fatigue, and even more serious complications if not treated promptly। और ये जो नाइट्रोजन बबल्स है बहुत पेनफुल, उनको पेनफुल, लीडिंग टू द पेनफुल सिम्टम्स, अदरवाइज इसमें जॉइंट पेन भी हो जाता है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं इन नाइट्रोजन बबल्स की वजह से। तो इसीलिए जो ये सी डाइवर्स है अब क्या करते हैं, नाइट्रोजन वाले सिलेंडर के बदले में हीलियम गैस जो है वो उस सिलेंडर में भर के वो अपने साथ कैरी करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ब्लड में ज़्यादा डिसॉल्व होता है एज द प्रेशर इंक्रीजेस, बट जो हीलियम है वो क्या होता है, एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन कम डिसॉल्व होता है एंड वो बबल्स नहीं बनाता है, अदरवाइज वो कम अमाउंट में बबल्स बनाता है ब्लड में। इसकी वजह से वो सी डाइवर्स जो है हीलियम वाले सिलेंडर सभी उनके साथ कैरी करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे, हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट। हमें पता है जैसे ही हम ग्राउंड लेवल से अदरवाइज सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जो जैसे ही ये माउंटेनर्स होते हैं वो जो जाते हैं ऊपर माउंटेन पे चढ़ते हैं तो वो भी अपने साथ कोई सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है, क्योंकि जैसे ही वो माउंटेन के ऊपर जाते हैं उसमें एयर प्रेशर जो है कम हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, इसीलिए वो ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर अपने साथ कैरी करते हैं
उस ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है हेनरीज लॉ एक्सप्लेनेशन। ये हेनरीज लॉ जो है यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल है इसको लिखा है। अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ अ लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अगर प्रेशर अगर कम है, ऊपर माउंटेन पे जाने के बाद वहाँ पे क्या है, एयर प्रेशर कम है, तो उसमें ब्लड में भी क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। एंड इसकी वजह से क्या हो सकता है, विच कैन लीड्स टू द हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब क्या, लोअरिंग ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइपोक्सिया में हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या है। क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ द हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल इन द हाइपोक्सिया। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्शंस टू द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, ये जो गैसेस है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ओबे नहीं करते। हेनरीज लॉ क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बट यहाँ पे इंक्लूड किया है कि अगर जो भी हम गैस ले रहे हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाएगा, तभी वो ये लॉ प्रूफ कर सकते हैं हम। हेनरीज लॉ जो है वो गैसेस क्या करते हैं, ओबे कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये जो गैसेस है ये वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं। इसकी वजह से ये एक्सेप्शंस है। और ये क्या करते हैं, ये हाईली सॉल्युबल हो जाते हैं, ये हायर सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रूल हेनरीज लॉ जो है वो फॉलो नहीं करते। जो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रेशर है, ये बस ये लॉ जो है ओबे हो सकता है जब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। बट जो अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करते हैं, ये हायर सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ। इसीलिए ये दो गैसेस जो है एक्सेप्शन है, आपको इसको याद रखना है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने देखा सॉल्युबिलिटी। इस पे जो PYQs दिए हैं वो देखेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH इज कांस्टेंट हैज द यूनिट। इसका यूनिट क्या है, अभी हमने डिराइव किया था, मोल्स dm³ पर dm³ एंड पर एटमॉस्फेयर। dm³ L मतलब लीटर का कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dm³ में आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे dm³ दिया है, अदरवाइज लीटर का भी दिया, पर लीटर भी दिया होगा, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पर लीटर और dm³ भी दिया है तो भी ये सेम ही यूनिट है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इज 1.3 into 10⁻³ moles per dm³ per atmosphere if partial pressure of oxygen is 0.46 atmosphere. What is the concentration of dissolved oxygen at 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure? यहाँ पे हमें क्या दिया है, KH की वैल्यू दी है, कितनी दी है, इट इज इक्वल टू 1.3 into 10⁻³ मोल dm³ एंड पर एटमॉस्फेयर। फिर क्या दिया है हमें, प्रेशर की वैल्यू दी है, P दी है, P की वैल्यू दी है 0.46 और हमें क्या पूछा है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्युबिलिटी पूछा है। तो इसको सॉल्व करना है। KH इज इक्वल टू क्या होता है, KH इज इक्वल टू S/P। तो हमें S की वैल्यू निकालनी है, तो KH इंटू P आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1.3 into 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 0.46। तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 5.98 into 10⁻⁴ मोल dm³ आ जाएगा।
जो है ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हेनरीज लॉ इज रिलेशन बिटवीन, ये किसका रिलेशन दिखाता है? प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी का। जो अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी, ये हमें दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विथ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कब इंक्रीज होगा? जब हमने उस पर प्रेशर इंक्रीज किया है तब, एंड टेम्परेचर को क्या करना है? डिक्रीज करना है। टेम्परेचर कम है तभी गैस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड में सॉल्युबल होता है, एंड अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उस टाइम पे भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है? लिक्विड में इंक्रीज होती है। तो ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा दिखता है? इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, वो है ऑप्शन डी। Question number 5. Calculate the solubility of a gas in H2O at 0.75 bar if Henry's law constant for the gas is 7 into 10 raised to minus 4. हमें S का वैल्यू कैलकुलेट करना है। S इज इक्वल टू आ जाएगा KH इंटू पी। KH का वैल्यू दिया है 7 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 एंड P का वैल्यू दिया है 0.75 बार। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 मोल्स पर लीटर। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एप्रिशिएबली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शंस है KBr, NaBr, NaCl एंड KCl। तो उसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मिथिल ब्रोमाइड इज 0.16 मोल पर लीटर पर बार at 298 Kelvin. What is the solubility of methyl bromide in water at 380 mmHg? हमें प्रेशर दिया है 380 mmHg। इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बार में, तो ये क्या आ जाएगा 380 mmHg इंटू 1/760 mmHg बार। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.5 बार। तो फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है? KH का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है हमें 0.16 मोल पर लीटर पर बार, एंड S की वैल्यू पूछी है हमें, तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा KH इंटू पी। KH का वैल्यू कितना दिया है 0.16 इंटू पी का वैल्यू है 0.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.08 मोल पर लीटर। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट? KH की वैल्यू पूछी है हमें। KH इज इक्वल टू होता है S/P। S की वैल्यू कितनी दी है? इफ इट्स सॉल्युबिलिटी इज 0.08 मोल्स लीटर अपॉन P का वैल्यू दिया है 0.5 बार। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.16 मोल्स पर लीटर पर बार। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर इज 298 केल्विन एंड 1 बार pressure is 7 into 10 raised to minus 4 moles per liter.
तो इसको कैलकुलेट करेंगे। KH का वैल्यू आपको पूछा है, KH इज इक्वल टू आता है S/P। S का वैल्यू हमें कितना दिया है, 7 × 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर अपॉन प्रेशर कितना दिया है, 1 बार। तो कितना आ जाएगा ये, 7.0 × 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। ये बार जो है न्यूमरेटर में जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 10. Calculate the solubility of a gas in water at 260 mm Hg pressure and 25 degrees Celsius if Henry's law constant of a gas is 0.159 mole dm³ atmosphere। यहाँ पे हमें S का वैल्यू कैलकुलेट करना है, बट P किस में दिया है, mmHg में। इसको कन्वर्ट करके हमें करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में। तो कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/760 mmHg डिवाइडेड बाय ATM पर एटमॉस्फेयर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.342 ATM। ये डिवाइडेड बाय में है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये एटमॉस्फेयर ATM आ जाएगा। ये हो गया P का वैल्यू। तो हमें S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। S इज इक्वल टू होता है KH × P। KH का वैल्यू कितना दिया है, 0.159 एंड P का वैल्यू दिया है मल्टीप्लाई, P का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया 0.342 ATM। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.4 × 10⁻² मोल्स dm³। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। S कैलकुलेट करना है। S के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, KH × P। KH की वैल्यू कितनी दी है हमें, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज 0.145 मोल्स dm³ एटमॉस्फेयर इंटू P का वैल्यू कितना दिया है, 1.2 ATM। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.174 मोल dm³। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटेटिव relationship between the solubility of a gas in liquid and its pressure? It is the Henry's law. Question number 13, in which of the following salts solubility increases appreciably with increase in temperature? Options are potassium chloride, sodium chloride, potassium nitrate and sodium bromide। इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। S को कैलकुलेट करना है। S इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा KH × P। KH की वैल्यू दी है 6.85 × 10⁻⁴ मोल dm³। एंड प्रेशर कितना दिया है, 0.8 ATM। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.48 × 10⁻⁴ मोल्स dm³। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH कैलकुलेट करने के लिए बोला है।
इसका फॉर्मूला होता है S अपॉन P। S कितना दिया है, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सर्टेन गैस ऑफ अ वाटर इज 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल DM³ एंड आपको प्रेशर दिया है 1 atm। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6.85। बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट केयरफुली लिखना है, इसी के लिए ये कैलकुलेशन है, अदरवाइज कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये आ जाएगा 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। एस को कैलकुलेट करना है, एस इज इक्वल टू आ जाएगा KH इंटू पी। KH का वैल्यू कितना दिया है हमें, 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स DM³ इंटू पी का वैल्यू दिया है 0.75 atm। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.14 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल DM³। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मोल्स DM³ ATM, यूनिट यहाँ पे ATM ये बाकी था लिखने का, तो ये एट 1 एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इसका यूनिट आ जाएगा मोल DM³। क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर पूछा है, P के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KH के लिए होता है S अपॉन P, तो P के लिए हो जाएगा S अपॉन KH। वैल्यूज पुट करेंगे, S का वैल्यू कितना दिया है हमें 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड KH की वैल्यू हमें कितनी दी है 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴। दोनों का भी वैल्यू सेम ही दिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बार आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, which among the following gases exhibits very low solubility in water at room temperature? Oxygen, carbon dioxide, ammonia and HCl. From that, oxygen is the correct answer. Question number 19, the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. Identify the law for this statement. कौन सा लॉ है ये हेनरीज लॉ है। प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी अगर आता है स्टेटमेंट में तो आपको ये हेनरीज लॉ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। एस पूछा है हमें, यहाँ पे एस के लिए फॉर्मूला आ जाएगा KH इंटू पी। KH का वैल्यू कितना दिया है 0.16 मोल DM³ एटमॉस्फेयर इंटू प्रेशर की वैल्यू दी है 0.18 एटमॉस्फेयर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.029 मोल DM³। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स शोज डिक्रीज इन सॉलिबिलिटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कौन सा सॉल्ट था, सोडियम सल्फेट, ऑप्शन ए। ये जो है ये सॉल्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है एंड इसकी सॉलिबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। सॉलिबिलिटी एस पूछा है, एस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा KH इंटू पी। KH की वैल्यू कितना दिया है हमें 0.159 मोल्स DM³ बार एंड प्रेशर का वैल्यू दिया है
0.346 बार। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.055 मोल डीएम क्यूब। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट एग्जिबिट्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन इट्स सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर डिक्रीज के साथ, एंड अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा कौन सा सॉल्ट है? वो है सोडियम सल्फेट, जो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। मतलब सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट? KH की वैल्यू पूछी है हमें। KH इज इक्वल टू S अपॉन P। S कितना दिया है? 0.028 मोल्स डीएम क्यूब। फिर प्रेशर की वैल्यू दी है 0.346 बार। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.081 मोल डीएम क्यूब बार। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स डिसॉल्व्स इन वाटर विथ एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट। मतलब हम हीट को बढ़ाते हैं तो वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। ऐसा कौन सा सॉल्ट है? तो वो है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इफ द सॉल्युबिलिटी, KH का फॉर्मूला क्या होता है? S अपॉन P। S क्या दिया है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴। ये सॉल्युबिलिटी दी है हमें। एंड प्रेशर कितना दिया है? 0.9 बार। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 7.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स डीएम क्यूब पर बार। जो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर। प्रेशर कैलकुलेट करना है यहाँ पे। KH इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? S अपॉन P। तो P के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? S अपॉन KH। S की वैल्यू कितनी दी है हमें? 3.2 mg डीएम क्यूब अपॉन KH की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻³ मोल्स डीएम क्यूब पर एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो आपको mg डीएम क्यूब में दिया है, बट हमें सॉल्युबिलिटी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल्स डीएम क्यूब में। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 32 होता है। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए N इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट ऑफ द सब्सटेंस 3.2 इंटू 10⁻⁻3। ये जो mg है इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू 10⁻⁻3। ये वैल्यू लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा ये? 0.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 0.05 ATM के। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी
एस कैलकुलेट करना है। एस के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के एच इंटू पी। के एच का वैल्यू कितना दिया है हमें, 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स डीएम क्यूब बार, मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर कितना दिया है, 0.7 बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4.795 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स डीएम क्यूब। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। एस कैलकुलेट करना है। एस के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, के एच इंटू पी। के एच की वैल्यू कितनी दी है, 0.159 मोल डीएम क्यूब एटीएम, मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर कितना दिया है, 0.328 एटीएम। इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 5.21 इंटू 10⁻² मोल डीएम क्यूब। जो ऑप्शन है, ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। के एच कैलकुलेट करने के लिए बोला है। के एच का फॉर्मूला होता है एस अपॉन पी। एस की वैल्यू कितनी दी है हमें, 2.1 इंटू 10⁻² मोल डीएम क्यूब अपॉन प्रेशर कितना दिया है, 0.18 बार। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 0.1166 मोल डीएम क्यूब बार। अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। एस को कैलकुलेट करना है तो हमें फॉर्मूला पता है के एच इज इक्वल टू एस अपॉन पी। तो एस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। के एच का वैल्यू दिया है 5.0 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल डीएम क्यूब। एटमॉस्फेयर दिया है यहाँ पे पर एटमॉस्फेयर, मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर कितना दिया है, 0.75 एटमॉस्फेयर। ये दोनों एटीएम में दिया है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल डीएम क्यूब। ये 1 एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। के एच कैलकुलेट करने के लिए बोला है। के एच का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन पी। एस कितना दिया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वाटर एट सेम टेम्परेचर इज 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल डीएम क्यूब upon and its partial pressure is 0.8 बार। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और यूनिट क्या आ जाएगा, मोल डीएम क्यूब। और ये जो बार है डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी बोला है। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, के एच इज इक्वल टू एस अपॉन पी। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, एस। एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एच इंटू पी। के एच का वैल्यू कितना दिया है हमें, 6.4
इंटू 10⁻⁻⁴ मोल dm³ पर बार। और इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रेशर कितना दिया है 0.7 बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.48। अभी यूनिट के लिए देखेंगे क्या आ जाएगा, ये -1 बार एंड ये +1 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका यूनिट आ जाएगा मोल्स dm³। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको रीजन देना है कि सॉल्युबिलिटी जो है पोलर सॉल्यूट की पोलर सॉल्वेंट में क्यों होती है, ज़्यादा क्यों होते हैं, वो एक दूसरे में मिक्स क्यों होते हैं। इसका क्या रीज़न है, इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स। जो सॉल्यूट के एटम्स का इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट के एटम्स का जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। तो इसकी वजह से ये जो सॉल्युबिलिटी है वो दिखाते हैं, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है पोलर सॉल्यूट में, पोलर सॉल्वेंट में। तो इनका इंटरेक्शन जो है वो सबका सिमिलर, इनका इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड जो है सिमिलर होता है। ये तीनों का, जो सॉल्यूट का है, सॉल्वेंट का है एंड सॉल्वेंट का है, तीनों का भी इंटरेक्शन सिमिलर इन मैग्नीट्यूड। तो इसमें अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच फ्रॉम द फॉलोइंग आयोनिक सॉलिड्स एग्जिबिट्स डिक्रीज इन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कौन सा सॉल्ट है वो, सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करेंगे। हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है, KH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। KH इज इक्वल टू क्या होता है, S/P। S की वैल्यू कितनी दी है आपको, 5.14 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स dm³ अपॉन प्रेशर कितना दिया है 0.75 बार। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स dm³। और ये बार जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा और ये बन जाएगा -1। तो ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारा आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा।